आज मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है चिरैया। चिरैया का सिंपल मीनिंग होता है चिड़िया, वह पक्षी जिसे खुले आसमान में आजाद रहने के लिए जाना जाता है। एक चिरैया वह भी होती है जो घर की चार दीवारियों में कैद रहकर न जाने कितने ही अत्याचार सहती है। ऐसे ही एक चिड़िया की स्टोरी हमें इस सीरीज में दिखाई गई है जिसके साथ शादी की पहली रात ही गलत होता है। अब देखना यह होगा कि क्या वह चिड़ैया घर की चार दीवारियों के पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलेगी और सबको सच बताएगी, या यह अत्याचार सहती रहेगी। मूवी की शुरुआत कमलेश से होती है जो एक आम गृहिणी की तरह घर में खाना पका रही होती है। वहीं उसकी बेटी पिंकी बाहर खेल रही होती है। तभी पिंकी को दिखता है कि उसके चाचा को कोई मार रहा है, इसलिए पिंकी भागते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। कमलेश भागी भागी बाहर आती है और बिना किसी डर के सभी को आकर पीटने लग जाती है। जब कमलेश सभी को मार रही होती है तभी उसके ससुर वहां आ जाते हैं और कमलेश को रोक देते हैं। कमलेश के ससुर कमलेश को डांटते हैं और पूछते हैं, तुम ये सब क्या कर रही थी? कमलेश कहती है, आपने ही तो हमें सिखाया है सही के खिलाफ खड़े रहने के लिए। कमलेश के ससुर बोलते हैं, पहले पता तो कर लो कौन सही है कौन गलत है। कमलेश कहती है, मेरा अरुण कभी गलत नहीं हो सकता। कमलेश के ससुर भी कहते हैं, अगर गलत हो गया तब। दरअसल कमलेश के जो ससुर हैं वह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं जिनके शहर में सभी बहुत इज्जत करते हैं। उनका मानना हमेशा यही होता है कि लड़कियां चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। कमलेश के पति का नाम विनय है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उनकी इकलौती बेटी है जिसका नाम पिंकी है। विनय की दादी भी हैं जो बोलती तो कुछ नहीं है लेकिन सब चीजें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं। कमलेश अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। उनके परिवार में सभी बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए कमलेश का मानना होता है कि मेरा परिवार कभी भी गलत नहीं हो सकता। आज सभी अरुण के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं। जहां घर में सभी को मॉडर्न लड़की चाहिए थी, वहीं कमलेश को ट्रेडिशनल लड़की चाहिए थी जो पूजा पाठ करती हो। पर कहीं ना कहीं कमलेश को इनसिक्योरिटी थी क्योंकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और अगर बहू पढ़ी लिखी आ गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लड़की पूजा पढ़ी लिखी है, बीए पास है और वह आगे भी पढ़ाई करके अच्छा काम करना चाहती है। कमलेश को पूजा पसंद नहीं आती क्योंकि उसके कपड़े कमलेश को छोटे लगते हैं। साथ ही कमलेश को पता चल जाता है कि पूजा को खाना बनाना भी नहीं आता। जहां सभी लोग पूजा से अरुण की शादी करवाने के लिए तैयार थे, वहां अकेले कमलेश ही इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए अरुण कमलेश को मनाने की कोशिश करता है क्योंकि अरुण के लिए भी कमलेश का फैसला बहुत मायने रखता है। बहुत मनाने के बाद कमलेश पूजा के लिए मान जाती है और इसके बाद तुरंत ही मंगनी हो जाती है। एक हफ्ते बाद कमलेश और उसकी सासू माँ जब बाहर जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग रोड जाम करके डांस कर रहे हैं। पहले तो कमलेश भी उनके साथ जाकर डांस करने लग जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये LGBT कम्युनिटी का डांस है तो वह भाग कर वापस आ जाती है। तभी कमलेश देखती है कि वहां पूजा भी उन लोगों में खड़ी है। कमलेश तुरंत उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़कर घर ले आती है और पूछती है, तुम भी लेस्बियन हो? पर पूजा इनकार कर देती है। कमलेश को पूजा का यह नेचर पसंद नहीं आता, इसलिए वह पूजा को यह सब करने से मना करती है। पर पूजा भी कहती है, मेरे खुद के विचार हैं, मुझे उसे जीने का पूरा हक है। कमलेश कहती है, औरतों का काम सिर्फ घर चलाना होता है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब पूजा कमलेश की इन बातों को मानने से इनकार कर देती है तो कमलेश जबरदस्ती पूजा के हाथ से अंगूठी निकालकर अपने घर आ जाती है। कमलेश के घर में सभी उन्हें पूजा के पास जाकर माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन कमलेश माफी मांगने से मना कर देती है। पर जब अरुण रिक्वेस्ट करता है तो कमलेश मान जाती है क्योंकि अरुण से वह अपने बच्चे जैसा प्यार जो करती है। कमलेश पूजा के पास जाती है। पूजा भी पूछती है, आप मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? कमलेश यहाँ सारी बातें बता देती है। मैं इनसिक्योर फील कर रही थी। एक तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दूसरा अगर तुम आ गई तो अरुण जो मेरा बेटा है वह भी मेरा नहीं रहेगा। इसके लिए कमलेश पूजा से माफी मांगती है। साथ ही पूजा को आश्वासन भी देती है कि मुझे समझने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार मुझे समझ आ जाता है तो मैं सही का साथ कभी नहीं छोड़ती। फिर पूजा और कमलेश के बीच सुलह हो जाती है। इसके बाद कमलेश ने जिस हाथ से पूजा से रिंग निकाली थी उसी हाथ में वह रिंग वापस पूजा को पहना देती है। अब शादी की तैयारी हो जाती है। शादी की रात अरुण अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, तभी कमलेश अरुण को बुलाने आ जाती है क्योंकि नीचे शादी की रस्म शुरू होने वाली होती है। यहाँ अरुण कमलेश को बताता है, आप हमारी बेस्ट फ्रेंड हैं और आप हमेशा मेरी फेवरेट रहेंगी। कुछ देर बाद पूजा और अरुण की शादी हो जाती है। एक तरफ जहाँ सभी औरतें संगीत का मजा उठा रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ अरुण और पूजा कमरे में होते हैं। पूजा अरुण को समझा रही होती है, आज नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है और सिर में दर्द हो रहा है। पर अरुण बार बार कहता रहता है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ, और ऐसे करते करते वह पूजा के साथ जबरदस्ती करता है। पूजा अरुण को बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन अरुण नहीं रुकता। बाद में पूजा बहुत रो रही होती है। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है, पति का तो अपनी पत्नी पर हक होता है। पूजा रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें नो कहा था, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। ये सुनते ही अरुण कहता है, तुम्हें लगता है ना मैंने जबरदस्ती की, तो जाओ सबको बता दो। इसके बाद अरुण पूजा को धक्का देकर अपने रूम से बाहर निकाल देता है। पूजा हिम्मत करके बाहर जाती है ताकि सबको बता सके अरुण ने क्या किया है, लेकिन बाहर कमलेश को यह कहते हुए सुनती है कि औरतें चाहे कुछ भी हो जाए कभी तमाशा नहीं बनती। यह सुनकर पूजा चुपचाप वापस रूम में चली जाती है। अरुण पूछता है, तुमने किसी को कुछ बताया? पूजा कहती है, नहीं। इसके बाद अरुण कहता है, भूल जाओ जो हुआ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके तुरंत बाद ही अरुण फिर से पूजा के साथ जबरदस्ती करता है। बाद में पूजा बाथरूम जाकर बहुत रोती है। वहीं दूसरी तरफ जब कमलेश अपने रूम में जाती है तो विनय पिंकी को दादी
शादी के रूम में जाकर सोने के लिए कह देता है। इसके बाद विनय कमलेश के पैर दबाने लग जाता है क्योंकि विनय को पता था कि कमलेश आज बहुत थक गई है। वहीं कमलेश सोच रही होती है, मैंने कितनी पूजा पाठ की थी ऐसा परिवार पाने के लिए, लेकिन पूजा को पढ़ी लिखी होने के कारण बिना किसी मेहनत के इतना अच्छा परिवार मिल गया। अगली सुबह जब कमलेश पूजा कर रही होती है तो देखती है कि पूजा छत के ऊपर अकेली खड़ी है। कमलेश उसे चिल्लाकर बुलाने की कोशिश करती है लेकिन पूजा कुछ सुन नहीं रही होती। अब सीन 3 महीने पहले शिफ्ट हो जाता है जहां पंडित जी पूजा करा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि कैसे पुरातन काल में आदमी अपनी पत्नी को दांव पर लगा देते थे। पिंकी कमलेश से पूछती है आदमी ऐसा क्यों करते थे, तो कमलेश बताती है पुराने जमाने में सब अपनी पत्नियों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लेते थे। फिर पिंकी पूछती है और अब तब कमलेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जब कमलेश पूजा को देखती है, उसके कपड़े और बाल सब बिखरे हुए हैं तो हैरान हो जाती है। कमलेश पूछती है क्या हुआ तुम्हें? पूजा रोते रोते सिर्फ एक ही जवाब देती है, मुझे अपने घर जाना है। कमलेश बार बार पूजा से पूछने की कोशिश करती है तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन पूजा कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती। इसलिए कमलेश घर में बिना किसी को बताए छुपाते छुपाते पूजा को उसके घर ले जाती है। पूजा के घर वाले भी पूजा को देखकर हैरान हो जाते हैं। पूजा अपनी मम्मी को बताती है मैंने नो कहा था, जिसके बाद पूजा की मम्मी कहती है तुम्हारी शादी हुई है, नो का क्या मतलब होता है? शादी के बाद औरतों को यह सब सहना ही पड़ता है। पूजा की मम्मी पूजा की चिंता करने की बजाय ससुराल वालों की चिंता कर रही होती है कि वह क्या सोच रहे होंगे। वह पूजा को चुपचाप कमलेश के साथ घर वापस जाने के लिए कह देती है। दरअसल पूजा की मां थोड़ी स्वार्थी किस्म की थी। कमलेश के ससुर की शहर में बहुत अच्छी जान पहचान होने के कारण वह पूजा के भाई को अच्छी सरकारी नौकरी दिलाने के लिए तैयार थे और वह नहीं चाहती थी कि पूजा की इस बात की वजह से भाई की नौकरी न मिले। पूजा हाथ जोड़कर रो रो कर अपनी मां को समझाने की कोशिश करती है मुझे नहीं जाना, लेकिन पूजा की मां जबरदस्ती पूजा को कमलेश के साथ उसके घर जाने के लिए कह देती है। इसके बाद पूजा की मम्मी पूजा को कमलेश के साथ अलविदा कर देती है। पूजा को मजबूरी में कमलेश के साथ आना पड़ता है। जब वे लोग रास्ते में आ रहे होते हैं तभी अरुण कमलेश को कॉल करता है और पूछता है आप अभी तक कहाँ हैं, हमें पैकिंग करनी है, हनीमून पर जाना है। ये बात सुनकर पूजा और ज्यादा घबरा जाती है। फिर पूजा कमलेश से कहती है मुझे पेशाब आया है, यहीं गाड़ी रोको। जब गाड़ी रुकती है तो पूजा वहां से भाग जाती है। कमलेश पूजा को चारों तरफ ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी पूजा कहीं नहीं मिलती। निराश होकर जब कमलेश घर आती है तो सभी कमलेश पर गुस्सा करते हैं, ऐसे कैसे पूजा खो सकती है, वह कोई वस्तु थोड़ी है जो तुम घुमा दोगी। इसके बाद सभी पूजा को हर जगह ढूंढने लग जाते हैं। कमलेश भी पूजा को हर जगह ढूंढ रही होती है। तभी कमलेश को याद आता है कि पूजा उन LGBT कम्युनिटी वाले लोगों के साथ थी। इसीलिए कमलेश वहां जाकर सोनिया नाम की लड़की से बात करती है और बताती है कि पूजा कहीं खो गई है। सोनिया एक NGO चलाती है जहां किसी भी महिला को अगर दिक्कत होती है तो वह यहीं आकर रहती है। ये सुनने के बाद कमलेश सोनिया से कहती है तुम अच्छे घर की लड़की लगती हो, ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखकर रिश्ता कर दूंगी। पर सोनिया इस बात को जाने देती है। फिर वह पूजा को कॉल करती है और पूजा के बारे में सोनिया को पता चल जाता है। फिर सोनिया और कमलेश दोनों पूजा को लेने उसी लोकेशन पर जाने लगते हैं। रास्ते में सोनिया कमलेश को बताती है पूजा के साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है, नहीं तो पूजा कभी ऐसा नहीं करती। सोनिया जाकर पूजा को दिलासा देती है और पूछने की कोशिश करती है जो भी हुआ है तुम मुझे बता सकती हो। जब पूजा कुछ भी नहीं बता रही होती तो सोनिया पूजा को समझाती है अपने आसपास फ्रेंड्स बनाओ, तुम्हारी जेठानी बुरी नहीं है, बस उन्हें बात करना नहीं आता, तुम उनसे भी शेयर कर सकती हो। फिर सोनिया पूजा को कमलेश के हवाले छोड़कर जाने लगती है। कमलेश सोनिया का धन्यवाद करना चाहती थी, इसलिए पहले पूछती है छूने से फैलता तो नहीं, मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ। और फिर कमलेश सोनिया को हक करती है। बाद में कमलेश फिर पूजा से पूछती है क्या हुआ, पूजा सारी बातें बता देती है। यह सुनने के बाद कमलेश पूजा को खींचकर थप्पड़ मार देती है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां कमलेश के गले पर भी एक निशान था। उसे देखकर कमलेश की सहेलियां पूछ रहे होते हैं ये कैसे आ गया। तब कमलेश ने सबको बताया पिंकी ने दांत काट लिया, जबकि असल में यह विनय की वजह से हुआ था। कमलेश का मानना था कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां कमलेश पूजा को डांट रही होती है और कहती है जो चीज जुबान पर नहीं आनी चाहिए वह तुम्हारी जुबान पर कैसे आ गई। मेरा अरुण ऐसा कर ही नहीं सकता, और वैसे भी जो तुम बोल रही हो वैसा हो भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी शादी हुई है। जिसके जवाब में पूजा भी कहती है शादी हुई है, मैंने किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन नहीं किए, आपको कंसेंट का मतलब पता है। जिसका जवाब कमलेश के पास नहीं होता। अब कमलेश और पूजा घर आ जाते हैं। घर आते ही पूजा के ससुर उसे एक तरह से धमकी देते हैं क्योंकि उनका शहर में बहुत नाम था और वह अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहते थे। वह कहते हैं मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे यह कहकर बुलाएं कि यह वह आदमी है जिसकी बहू घर से भाग गई। घर की बात घर में रहनी चाहिए, मेरा नाम कभी डूबने मत देना। कमलेश को भी लगने लगता है कि कहीं मैंने अरुण पर बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं कर लिया, इसलिए सबसे पहले वह घर में जाकर अरुण का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक करती है। वह विनय से भी पूछती है अरुण ने कभी कोई गलत काम तो नहीं किया ना। विनय कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। विनय को भी समझ नहीं आ रहा होता कि कमलेश ऐसा क्यों पूछ रही है। कमलेश कभी नहीं चाहती थी कि अरुण गलत निकले क्योंकि कमलेश ने ही अरुण को बचपन से आज तक बड़ा किया है। अगले दिन पूजा और अरुण हनीमून के लिए निकल जाते हैं। वहीं कमलेश सीधे सोनिया से मिलने जाती है और पूछती है क्या शादी के बाद भी अगर असहमति से किया जाए तो इसे जबरदस्ती कहा जाता है? क्या पत्नी की ना का भी कोई मतलब होता है? यहाँ कमलेश को पता चलता है कि शादी के बाद भी अगर कंसेंट न हो तो उसे जबरदस्ती ही कहा जाएगा। कमलेश ये भी पूछती है अच्छे घर का लड़का तो ये नहीं
करेगा ना। कमलेश को जवाब मिलता है, अच्छे घर का लड़का होने का ये मतलब नहीं कि हम उस लड़के को अच्छे से जानते हैं। ये सुनकर कमलेश की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फिर कमलेश अपने आप को बदलने का सोच लेती है। कमलेश हर वह कोशिश करने लगती है जिससे वह आज के जमाने को अच्छे से समझ सके। विनय भी कमलेश को ऐसा करते देख बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ पूजा अरुण को समझाने की कोशिश करती है, हम पुरानी बातें भुलाकर सब नए से शुरुआत करते हैं। अरुण कहता है, ठीक है, हम सारी बातें भुला देंगे और नए से शुरू करेंगे। ये कहते ही अरुण फिर जबरदस्ती करने लग जाता है। यहाँ भी पूजा बार बार अरुण को रोकने की कोशिश करती है, ना करती है, पर अरुण उसकी एक बात नहीं सुनता। जितने दिन वे लोग हनीमून पर थे उतने दिन अरुण रोज पूजा के साथ ऐसा करता था। एक दिन पूजा बाथरूम के बहाने जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। कुछ देर बीतने के बाद भी जब पूजा बाहर नहीं निकलती तो अरुण जोर जोर से दरवाजा खटखटाकर पूछता है, क्या हुआ, अभी तक बाहर नहीं आई? पूजा डरते हुए कहती है, मेरे महीने शुरू हो गए हैं। ये सुनते ही अरुण बहुत निराश हो जाता है, लेकिन बाद में वह पूजा को कहने लगता है, दिखाओ कहाँ शुरू हुए हैं। पूजा को अब समझ नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए जब पूजा आसपास नजर दौड़ाती है तो उसे एक ब्लेड दिखता है जिससे वह खुद को नुकसान पहुंचा लेती है। अगले सीन में दिखता है पूजा और अरुण वापस लौट आए हैं, लेकिन पूजा हॉस्पिटल में एडमिट है। कमलेश भी जब भागी भागी हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि पूजा ने खुद को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कमलेश पूजा से मिलने में बहुत हिचकिचा रही होती है। पूजा फिर कमलेश को बताती है, मुझसे और झेला नहीं जा रहा था इसलिए मैंने ये किया। अभी भी आपको लग रहा है मैंने झूठ कहा? क्या कोई इतना सब कुछ झूठ बोलने के लिए करेगा? एक बार वह सब उठाकर देखिए, तब आपको समझ आएगा। कमलेश पूजा को कोई जवाब नहीं देती और आंखों में आंसू लिए बाथरूम चली जाती है। वहां जाकर वह भी ब्लेड उठाती है, लेकिन कमलेश की इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वह उससे कुछ कर सके। तब जाकर कमलेश को पूजा का दर्द महसूस होता है और वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। इसके बाद कमलेश घर जाकर सबसे पहले अरुण का वह कैरेक्टर सर्टिफिकेट फाड़ कर फेंक देती है। अब सीन कुछ साल पहले का शिफ्ट होता है, जहां कमलेश के ससुर जी उसे समझा रहे होते हैं। अपराध में सिर्फ अपराधी का दोष नहीं होता, बल्कि उन लोगों का भी होता है जो उस अपराधी को साहस देते हैं। एक पुरानी कहानी से वह यह भी समझाते हैं कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसमें माँ का भी हाथ होता है, क्योंकि जब वह गलती कर रहा था तब माँ कहाँ थी। ये बात कमलेश को बहुत गहरे तक लग जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और यही बात कमलेश सोच रही होती है कि उसकी भी गलती है, क्योंकि उसने अरुण को बचपन से कभी किसी गलत काम पर नहीं रोका। इसके बाद कमलेश अरुण से जुड़ी जितनी भी निशानियां थीं वह मिटा देती है और उनकी दी हुई सबसे खास घड़ी, जिसे कमलेश कभी अपने हाथ से नहीं उतारती थी, उसे कूट कूट कर तोड़ देती है। फिर कमलेश पूजा को हिम्मत देती है और कहती है, अब हम इंसाफ करेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मुझे समझने में टाइम लगता है, लेकिन जब मैं एक बार समझ जाऊं तो फिर मैं सच का साथ कभी नहीं छोड़ती। कमलेश पूजा को एक डायरी देती है और कहती है, अब उन सभी पर रिपोर्ट लिखी जाएगी जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं। और इस डायरी में कमलेश सबसे पहले अपना नाम लिखती है। जब अरुण पूजा से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पूजा तो कब की डिस्चार्ज होकर जा चुकी है। इसलिए अरुण डॉक्टर से जाकर मिलता है और पूछने लगता है, अब हम कब से फिर से सब ठीक कर सकते हैं? ये सुनकर डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अब तक जेल में होना चाहिए था। डॉक्टर फिर गार्ड को बुलाकर अरुण को धक्का देकर हॉस्पिटल से निकलवा देती है। ये सब होने के बाद अरुण को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि मुझे भी अब जेल हो सकती है। अब कमलेश पूजा को बता रही होती है कि उसने क्या क्या गलतियां की जिनकी वजह से वह आज पूजा की गुनहगार है। पहली गलती, एक बार जब हम लोग शादी में गए थे तो वहां लड़के वालों और लड़की वालों के बीच डांस कंपटीशन हो रहा था। मैं बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। अरुण भी मुझे देखकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन मेरी सास ने मुझे पीछे हटने के लिए बोल दिया और उससे अरुण भी बहुत उदास हो गया था। तब मैंने अरुण को समझाया था, हम लड़की वाले हैं, हमें लड़के वालों के सामने हारना पड़ता है। जब अरुण ने पूछा तो हम कब जीतेंगे, तब मैंने कहा था, जब हम लड़के वाले बनेंगे। दूसरी गलती, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे लग रहा था लड़का ही होगा, इसलिए मैं भगवान से भी प्रार्थना कर रही होती थी कि मुझे लड़का हो। अरुण भी यही देखता था। जब बाहर जाना हो तब अरुण को ही भेजा जाता था। उस समय भले ही अरुण ताकतवर नहीं था, लेकिन इन सब चीजों की वजह से ही लड़के अपने आप को ताकतवर और लड़कियों को कमजोर समझने लगते हैं, और कमजोर पर तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आखिरी गलती, जब मुझे पिंकी हुई तो मैं बहुत उदास थी, क्योंकि मुझे लड़का चाहिए था और मेरी हेल्थ की वजह से अब और बच्चा नहीं हो सकता था। इसलिए उस दिन मैंने अरुण को ही अपना बेटा समझ लिया। यह सुनने के बाद पूजा उस डायरी में अगला नाम अपनी माँ का लिखती है और कहती है, हम हमेशा समझते हैं कि गलती मर्दों की ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी भी गलती होती है। फिर पूजा बताती है, बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे दबाकर रखने की कोशिश की। जब मैं ट्यूशन गई थी तो वहां एक लड़के ने मुझे छूने की कोशिश की थी। जब मैंने मम्मी को यह सब बताया तो उन्होंने मुझे ही चुप रहने को कहा और घर से निकलना बंद कर दिया। इसके बाद से मैंने उन्हें सब कुछ बताना बंद कर दिया, लेकिन अब जाकर जब मैंने फिर उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे खुद को खत्म कर लेने की धमकी दी। माँ ही नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? कमलेश फिर बड़े ही कॉन्फिडेंस से पूजा को आश्वासन देती है। कुछ टाइम बाद हम ये सारी बातें ससुर जी को
बताएंगे। मुझे पूरा यकीन है वो खुद अरुण को अपने हाथों से जेल भेजेंगे। घर के बाहर लेडीज का फंक्शन चल रहा होता है, सभी मर्द घर के बाहर होते हैं, इसीलिए जब अरुण घर आता है तो पूजा से मिलने की जिद करने लग जाता है, लेकिन सभी औरतें उसे अंदर आने से मना करती हैं। अरुण नहीं माना, पर जब उसके पापा उसे पास आकर बैठने के लिए कहते हैं तो वो पास जाकर बैठ जाता है। वहीं जब औरतें कमलेश को डायरी लेकर बैठे हुए देखती हैं तो कहने लगती हैं ये लोग किटी पार्टी की लिस्ट अकेले ही बनाए जा रही हैं, और डायरी छीन कर उनसे ले जाती है। पूजा कमलेश को रोकने के लिए कहती है, लेकिन कमलेश बोलती है नहीं, इस डायरी में उन सभी लोगों का नाम आना चाहिए, सारी औरतें, सारी माओं का, क्योंकि मर्दों ने यह भ्रम फैला दिया है कि क्रांति सिर्फ आदमी ही ला सकते हैं, औरतें नहीं। लेकिन जिस दिन घर में उनकी मनपसंद की सब्जी बन जाए, समझ लेना उस दिन औरत ने क्रांति ला दी। कुछ देर बाद अरुण कहता है मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं पिछले दरवाजे से अंदर चला जाऊंगा। सभी अंदर डांस कर रहे होते हैं, तभी वहां अरुण आ जाता है। अरुण को देखते ही कमलेश मौली धागा लेकर उसके पास जाती है। अरुण कमलेश को देखते ही कहने लग जाता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये तो मेरा अधिकार है। आंखों में आंसू लिए कमलेश भी कहती है हमें भी अधिकार है, हम तुम्हारी भाभी हैं, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, अब तुम्हें जेल भेजा जाएगा। इसके बाद कमलेश अरुण को एक आखिरी बार गले लगाती है और हाथ में मौली धागा बांध देती है ताकि भगवान अरुण की रक्षा कमलेश से करें। मेहमानों के जाते ही कमलेश सबके सामने अरुण का खुलासा कर देती है। ससुर जी अरुण को पूजा से माफी मांगने के लिए कहते हैं। अरुण ऊपरी माफी मांगता है, जिसके बाद कमलेश को राजमा बनाने के लिए बोल देते हैं। ये देखकर कमलेश और पूजा हैरान हो जाते हैं। कमलेश को तो अपने ससुर जी के इस बिहेवियर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। उसे जहां लगता था कि उसके ससुर बहुत पढ़े लिखे हैं और हमेशा सच का साथ देते हैं तो आज भी देंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। कमलेश को उनकी कही हुई बात याद आती है जहां उन्होंने कहा था नारी के अपमान से बड़ा पाप और कोई नहीं है। पुरातन काल में जिसने भी नारी का अपमान किया उसका पतन ही हुआ। इसी बात को ध्यान में रखकर कमलेश अपने ससुर जी से अकेले में मिलने जाती है। ससुर जी यहाँ कमलेश को कहते हैं तुम्हारी वह बात कहने की भी हिम्मत कैसे हुई। कमलेश भी कहती है जिसने ये किया उसकी आपको चिंता हो रही है, लेकिन जिसके साथ किया उसकी भी फिक्र कर लीजिए। पर ससुर जी कहते हैं स्त्री और पुरुष का संबंध बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें नहीं घुसना चाहिए। ससुर जी कमलेश को डांटते हैं और उनकी कोई बात सुनने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी इज्जत की परवाह होने लगी थी। जिस घर में आज तक पुलिस नहीं आई उस घर में पुलिस कैसे आ सकती है। ससुर जी अपने बेटे के खिलाफ जाने से साफ मना कर देते हैं। कमलेश बहुत सोचने के बाद एक डिसीजन लेती है, और वह डिसीजन ये होता है कि अगर घर के अंदर ही औरत खुद को सेफ महसूस न कर रही हो तो उसे घर के बाहर कदम उठाना ही पड़ेगा। यानी कमलेश अब खुद इंसाफ दिलाने का निर्णय कर लेती है। अगली सुबह कमलेश ससुर जी के पास वापस जाती है और कहती है जो काम आपका था वह आप नहीं कर पाए तो वह काम अब मैं करूंगी। ससुर जी कहते हैं यानी तुम कोर्ट जाओगी, केस फाइल करोगी, करो, लेकिन घर में रहकर घर के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तो घर से निकल जाओ। ये सुनते ही कमलेश घबरा जाती है और कहने लगती है हम घर छोड़कर कहां जाएंगे। इसे सुनकर ससुर जी कहते हैं घर के हिसाब से रहो और सारी पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन कमलेश ये मानने से भी इनकार कर देती है। इसके बाद कमलेश, पिंकी और पूजा घर छोड़कर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। विनय अपने पापा को कहता है रोक लो उन्हें, पर ससुर जी कहते हैं तुम चिंतित मत हो, मैं अपनी बहू को अच्छे से जानता हूँ, थोड़ी देर में वह वापस आएगी और मेरे पैर छूकर माफी मांगेगी। सभी घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन विनय घर के बाहर ही खड़ा रहता है। थोड़ी देर में सभी वापस आ जाते हैं। कमलेश जब विनय को बाहर खड़ा देखती है तो उसे गले लगाकर रोने लग जाती है और कहती है हमसे नहीं जाया जाएगा। पर विनय कमलेश को हिम्मत देता है। वह कहता है मेरे जैसा कभी मत बनना कि सामने गलत हो रहा हो फिर भी बोलने की हिम्मत ना हो, तुमने आज हिम्मत दिखाई है। फिर कमलेश घर के अंदर जाती है और ससुर जी के पैर छूती है। ये देखकर ससुर जी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन कमलेश कहती है मैं यहाँ वापस आने नहीं आई, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। कमलेश अब घर छोड़कर जाने लगती है। जाते वक्त जिस विनय ने 15 साल से कमलेश को आई लव यू नहीं कहा था, वह आज कमलेश की इतनी हिम्मत देखकर उसे आई लव यू कहता है। पूजा और कमलेश के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अब वे जाएं तो जाएं कहां। पूजा कहती है हम सोनिया के पास चलते हैं, उससे मदद मांगेंगे, लेकिन कमलेश कहती है अब हमें मदद नहीं चाहिए, अब हमें इंसाफ चाहिए। और इसी इंसाफ की तलाश में कमलेश अपने नाना के यहाँ पहुंच जाती है, जो बहुत जाने माने पुराने जमाने के वकील रह चुके हैं। नाना के पास पहुंचकर कमलेश सारी बातें बता देती है। ये सब सुनने के बाद नाना जवाब देते हैं हमारे देश में शादी के बाद की गई जबरदस्ती के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन हम डाउरी के खिलाफ केस लगाकर लड़ सकते हैं, क्योंकि यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये सुनते ही कमलेश झूठे आरोप लगाकर लड़ने से साफ इनकार कर देती है। कमलेश को यह भी समझ नहीं आता कि औरतें ही क्यों हमेशा टेढ़े रास्ते से लड़ें। पूजा फिर नाना जी को डाउरी का केस बनाने के लिए बोल देती है। नाना जी उसके लिए केस बनाने चले जाते हैं, पर कमलेश इससे नाराज हो जाती है, क्योंकि जो हुआ ही नहीं उसका केस बनाना कमलेश को गलत लग रहा होता है। पूजा भी समझती है तो जो हुआ है उसका केस थोड़ी बन रहा है। रात में नाना जी डोरी केस के लिए एक टॉक बनाकर रेडी कर देते हैं, जिसमें वह बताते हैं कि सास, ससुर और अरुण के ऊपर केस कैसे किया जाएगा। इस टॉक में नाना जी पूजा को साइन करने के लिए कहते हैं। तभी वहां कमलेश आ जाती है और पूछती है इसमें बाबा जी और बाबूजी का नाम क्यों है, उन्होंने क्या गलती की। पूजा भी कहती है उन्होंने कुछ नहीं किया, यही तो गलती है। फिर पूजा साइन करने लगती है, तभी कमलेश वह डॉक्टर छीन कर वहां से भाग जाती है। पूजा भी पीछे भागकर कमलेश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कमलेश उस डॉग को आग के हवाले कर देती है। रात में जब कमलेश सोने जाती है तो पूजा बहुत उदास होकर बैठी होती है। तब नाना जी कहते हैं हम ऑनलाइन फाइल कर देंगे, जो
कमलेश सुन लेती है। अगले दिन पुलिस ससुर जी के घर पहुंच जाती है और ससुर जी अरुण और सास को पकड़कर ले जाने लगती है। तभी नाना जी को पता चलता है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया ही नहीं, क्योंकि उनके लॉयर्स एंटिसिपेटरी बेल लेकर पहले ही पहुंच गए थे। ये तभी हो सकता है जब उन्हें पहले से ही पता चल गया हो कि डाउरी का केस लगने वाला है। ये सुनते ही पूजा समझ जाती है कमलेश ने उन्हें पहले ही बता दिया था। कमलेश पर अब सबका गुस्सा फूट पड़ता है। पूजा भी कमलेश पर गुस्से में है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही मौका था और वह भी कमलेश ने छीन लिया। कमलेश भी कहती है तो क्या करते हैं, गलत तरीके से लड़ते हैं। नाना जी भी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ससुर जी सही तरीके से लड़ेंगे। उनके अंदर भी वह इंसान छुपा हुआ है जो आज भी समझता है कि औरत उनकी प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी को वापस लाने के लिए देखना वह कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ससुर जी विनय और अरुण को लेकर पूजा के मायके पहुंच गए हैं। ससुर जी पूजा के पापा से अकेले में जाकर बात करते हैं। वह कहते हैं पूजा के जाने की वजह से हमारे परिवार में एक दाग लग गया है, जो तभी मिटेगा जब पूजा अपनी इच्छा से हमारे घर आएगी और सास ससुर के पैर पकड़कर माफी मांगेगी। अब आप बताइए, क्या लड़की डिवोर्स देगी या हमारे घर रहेगी। पूजा के पापा कहते हैं हमने तो लड़की विदा कर दी, वह आप ही के घर आएगी। ये सुनते ही ससुर जी अपनी जेब से एक टिप्पी निकालते हैं जिसमें नींद की गोलियां होती हैं और वह गोलियां पानी में मिलाकर पूजा के पापा को पीने के लिए दे देते हैं। वहीं बाहर विनय अरुण से दूरी बना रहा होता है, तो अरुण जाकर कन्फ्रंट करता है और पूछता है मैंने ऐसी क्या गलती की जो आप मुझसे दूर भाग रहे हैं। जो कुछ भी हुआ वह मेरे बेडरूम का मामला था, पूरी दुनिया मेरे बेडरूम में क्यों घुस रही है। अरुण यह भी कह देता है आपसे भाभी तो कंट्रोल हुई नहीं और आप मुझे कह रहे हैं। विनय गुस्सा हो जाता है और कहता है पत्नी है मेरी, रिमोट का बटन नहीं जो कंट्रोल हो जाएगी। बीवी को डराकर रखने वाला इंसान मर्द नहीं होता। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी पूजा का भाई अरुण और विनय को अंदर बुलाता है और कहता है पापा बेहोश हो गए हैं। सभी तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और पूजा को फोन करके बता देते हैं। पूजा बहुत डर जाती है और भागी भागी अपने पापा से मिलने आती है। पूजा जब आती है तो उसके पापा बस यही कहते हैं तुम ससुराल वापस लौट जाओ। अरुण भी पूजा से माफी मांगता है और कहता है जो भी हो गया उसे भूल जाओ, अब हम नई शुरुआत करते हैं। तभी ससुर जी भी कहते हैं घर के पेपर्स में पूजा का नाम आ जाएगा और तुम्हारे भाई की नौकरी भी पक्की हो जाएगी। पूजा समझ जाती है ये एक षड्यंत्र था मुझे घर बुलाने के लिए। पूजा घर जाने से इनकार कर देती है, लेकिन पूजा के पापा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद पूजा घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ हमें बताया जाता है चिड़िया सबको पिंजरे में अच्छी लगती है, लेकिन अगर चिड़िया पिंजरे से बाहर आ जाए तो सब उसे वापस पिंजरे में डालने की हर कोशिश कर लेते हैं, चाहे उसके पर ही क्यों न काटने पड़े। और ऐसा ही कमलेश और पूजा के साथ हुआ। अरुण कमलेश से भी माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कमलेश अरुण को माफ करने से साफ इनकार कर देती है। तभी विनय कमलेश को अपने पास बुलाता है और बताता है मैंने एक फ्लैट देखा है, हम दोनों वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि विनय को पता था कि अब कमलेश के लिए इस परिवार में रहना मुश्किल है और वह कभी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को कोई तकलीफ हो। वहीं अरुण पूजा के पास आने की कोशिश कर रहा होता है और यह दूर से कमलेश देख लेती है। कमलेश पूजा को अपने साथ उठाकर ले जाने लगती है। तभी विनय की दादी कमलेश को रोक लेती हैं और कहती हैं जुबान है मेरी लेकिन मैं बोलती नहीं, पर अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। तेवर को सजा दिलाएंगे, यह करेंगे वह करेंगे। क्या हुआ, कुछ भी नहीं कर पाई, वापस आ गई इस घर में जूता खाने के लिए। पूजा अपने पापा के बारे में बताती है। दादी भी कहती हैं तुम इन बेमतलब की बातों में आई कैसे। परिवार, परंपरा, प्रेम के नाम पर हमें पागल बनाया गया है और तुम सब परसों से बनती आई हो। कमलेश कहती है तो क्या करें, कोई थाने में कंप्लेंट लिखने के लिए भी तैयार नहीं है। दादी कहती है तो लड़ो, अपनी आवाज उठाओ। जब तक अपनी आवाज नहीं उठाओगी लोग तुम्हें दबाकर रखेंगे। जो भी हुआ है सबके सामने सच सच बताओ। अगर औरत में यह हिम्मत आ गई तो उसे हाथ लगाने से कोई भी डरेगा। अब अगले दिन सास ने कमलेश और पूजा के घर लौटने की खुशी में घाट पर कथा का प्रोग्राम रखवाया था, लेकिन कथा करने के लिए पंडित नहीं बैठता बल्कि कमलेश खुद आकर बैठ जाती है। कथा सुनने का शंख अभिषेक दादी करती हैं। कमलेश पुरानी कथाओं से शुरू करती है। औरतों की पहले कितनी मर्यादा हुआ करती थी। रावण ने हाथ लगाया तो पूरी लंका जल गई, द्रौपदी को हाथ लगाया तो महाभारत हो गई। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। औरतें जन्म देती हैं, बच्चे पालती हैं और चलती रहती हैं। अब औरतों से सब अधिकार छीन लिए गए हैं। औरतों के पास एक शरीर ही बचा था, आज वह भी उनका नहीं रहा। आज औरतों के शरीर पर भी आदमियों का हक समझा जाता है। फिर कमलेश पूजा को बुलाती है और अपनी कहानी बताने के लिए कहती है। पूजा सबको वह सारी कहानी बता देती है। ये सुनते ही ससुर जी गुस्सा हो जाते हैं और पूजा को चुप होने के लिए कहते हैं। साथ ही सभी को कहते हैं ये शब्दों की हर रेखा पार कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि सबके सामने कौन से शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। सभी को उठकर जाने के लिए कहते हैं। सभी भी उठने लगते हैं। तभी कमलेश सभी को रोकती है और कहती है अगर आपके साथ आपके पति ने कभी बिना परमिशन के हाथ नहीं लगाया है तो आप जा सकते हैं। ये सुनते ही सभी रुक जाते हैं। अरुण भी गुस्से में पूजा के पास जाता है और चलने के लिए कहता है। पूजा जाने से मना कर देती है तो अरुण पूजा पर हाथ उठाने लगता है। कमलेश उसका हाथ पकड़ लेती है और खींचकर उसे तमाचा मारती है। ससुर जी कहते हैं तुमने पूरे परिवार के सामने मुझे खड़ा कर दिया, हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं की, लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। जो तुम चाहते हो उसके खिलाफ तो कानून भी नहीं बना है। कमलेश अरुण को अपने पास बुलाती है और कहती है तुमने कुछ तो
गलत किया होगा ना, जो सब आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। फिर कमलेश कहती है, आदमियों के पास संपत्ति होती है लेकिन औरतों के पास रिश्ते होते हैं। मैं तुम्हें हर उस रिश्ते से मुक्त कर रही हूँ, यानी न तुम मुझे अग्नि दे पाओगे, न तुम पिंकी के विवाह में उसकी डोली को कंधा दोगे। यह सुनते ही अरुण कमलेश से माफी मांगने लगता है। तभी विनय भी आ जाता है और कहता है, मुझे भी समझ आ गया। विनय कमलेश से माफी मांगता है और कहता है, मुझ जैसे लोगों को समाज में रहने का हक नहीं है, जो अपने सामने गलत होता देखकर भी आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि गलत देखकर भी चुप रहना गलत का साथ देना है। अरुण पूजा से भी माफी मांगता है, लेकिन पूजा अरुण को माफ करने से इनकार कर देती है और कहती है, आज तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन कानून बनेगा उस दिन मैं तुम्हें जेल जरूर भेजूंगी। अरुण अपने पापा को भी कहता है, हमसे गलती हो गई है, सब ठीक करना पड़ेगा। कमलेश भी ससुर जी को कहती है, अब हमारा बोलना बंद और आपका सोचना शुरू। ये कहकर सभी औरतें बड़ी शान से वहां से चली जाती हैं। वैसे तो इस सीरीज के 2 नैरेटिव्स थे, जिसकी वजह से इसे लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई। खैर, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इस सीरीज से एक बात तो जरूर सीखने को मिलती है कि चिड़िया आजाद होने के लिए बनी है, न कि किसी पिंजरे में कैद होकर रहने के लिए। वैसे ही औरतों को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होता है। आशा करता हूं आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और भी ऐसी बेहतरीन मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।